न्यूज पंच के प्रायोजक हैं देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज पंच और मैं हूं आपके साथ कृतिका। जहां न्यूज पंच में खबरें सिर्फ खबर नहीं रह जाती बल्कि पावरफुल इंपैक्ट के साथ आप सभी के सामने रखी जाती है। न्यूज पंच में हर खबर की तह तक जाया जाता है और यहां प्रेजेंटेशन का मिलता है एक नया अंदाज। फिर चाहे वो खबर देश से जुड़ी हो या दुनिया की राजनीति से हो या अर्थव्यवस्था की या फिर आम आदमी से जुड़ी हुई, और खबर से जुड़े हुए हर एक पहलू को पहुंचाने के साथ साथ ग्राउंड पर मौजूद अपने रिपोर्टर से जानते हैं खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की प्रमुख खबरों के साथ और सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप लाइन्स पर। तो सबसे पहली और प्रमुख खबर उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहे विकास से जुड़ी हुई है। जी हां, उत्तर प्रदेश के अंदर एक के बाद एक कई सारे एक्सप्रेसवे जो इस समय अभी चालू हो चुके हैं और कई सारे एक्सप्रेसवे ऐसे हैं जिनका अभी निर्माण किया जा रहा है और बहुत जल्दी वो भी देशवासियों को मिल जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही अब इन लिस्ट में, इस फेरिस्त में एक और नया एक्सप्रेसवे जुड़ने वाला है और कैसे वो 35 मिनट में कानपुर पहुंच जाएगा लखनऊ से, बताएंगे इस खबर के बारे में। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो है दिल्ली में जो दंगे हुए थे 2020 में, उससे जुड़ी कि क्या अंकित के गुनहगार तैयार हो जाएं। अंकित शर्मा हत्याकांड फैसले की घड़ी अब आज आ चुकी है और आईबी अफसर के 11 हत्यारों को लेकर आज बड़ा दिन है, आज फैसला सुनाया जाएगा। नजर इस खबर पर रहेगी। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी प्रमुख खबर की कि आखिर ईरान क्या वाकई परेशान है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से भारी बमबारी की गई है और ईरान और अमेरिका एक बार फिर से आपस में भिड़ गए हैं। और एक दौर जून में हमने ये भी देखा था कि सीज फायर हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर से संघर्ष बढ़ता हुआ इस समय ईरान और अमेरिका के बीच नजर आ रहा है। फिलहाल किसने किस पर कितने हमले किए हैं और किसको कितना नुकसान हुआ है दिखाएंगे आपको तस्वीरों के माध्यम से भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। सबसे पहली और प्रमुख खबर उत्तर प्रदेश से, जहां उत्तर प्रदेश में सड़क विकास की तस्वीर अब लगातार बदल रही है। आधुनिक हाईवे और एक्सप्रेसवे को मजबूत नेटवर्क प्रदेश को नई रफ्तार देने के साथ साथ शहरों के बीच की जो दूरियां हैं उन्हें भी लगातार कम कर रहा है। एक के बाद एक बने एक्सप्रेसवे ने राज्य के विकास को नई रफ्तार दी है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश यानी यूपी अब देश में एक्सप्रेसवे प्रदेश के नाम से जाने जाने लगा है। फिर चाहे बात गंगा एक्सप्रेसवे की हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की हो या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की हो या फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की, और इसी फेरिस्त में, इसी लिस्ट में अब आज एक और एक्सप्रेसवे जुड़ने वाला है। जी हां, जिसका नाम है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को औद्योगिक राजधानी कानपुर से जोड़ने वाला है। अब ये एक्सप्रेसवे आखिर कितने किलोमीटर का है, कैसे सफर को कम और आसान करेगा और इसको तैयार करने में कितनी लागत आई, बताएंगे आपको सब कुछ विस्तार से और लेटेस्ट अपडेट जानेंगे अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश में विकास का एक्सप्रेसवे। तो उत्तर प्रदेश में विकास का ये एक्सप्रेसवे जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन होने जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका शुभारंभ करेंगे। खास तौर पर देखें तो 3 एक्सप्रेसवे से इसको सीधे तौर पर जोड़ा जाएगा, इसकी कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा और साथ ही आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे को इससे लिंक किया जाएगा। लखनऊ से कानपुर की जो दूरी है वो कहीं ना कहीं काफी कम होती हुई नजर आएगी और ये दूरी मात्र अब 35 से 45 मिनट का ये सफर हो जाएगा, जिससे जो लोग लखनऊ से कानपुर तक का सफर करते हैं, जो घंटों का सफर होता है, वो अब मात्र 35 से 45 मिनट पे ही सिमट जाएगा। आसानी भी होगी, रोड भी नई नई बनी है, अच्छी रोड बनी तो उससे कहीं ना कहीं जो सफर है वो भी आसान होगा। लेकिन इसके साथ ही इसको 3 जो और एक्सप्रेसवे हैं उनके साथ भी कनेक्टिविटी इसमें दी जाएगी, लिंक रोड दिया जाएगा। अब आखिर कहां कहां कनेक्टिविटी मिलेगी इस एक्सप्रेसवे से, खासतौर पर किन किन शहर को साफ तौर पर फायदा होगा, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। इससे सीधे तौर पर अगर हम देखें तो लखनऊ और कानपुर तो है ही, लेकिन इसके साथ में
अयोध्या हुआ, हरदोई हुआ, सीतापुर है, रायबरेली, बनारस, प्रयागराज, ऊंचाहार और बाराबंकी, ये तमाम वो शहर हैं जिनको इस एक्सप्रेसवे से सीधे तौर पर फायदा होगा, क्योंकि लिंक रोड बनाए जाएंगे जिससे सीधी कनेक्टिविटी होगी। लेकिन इसकी खासियत की अगर हम बात करें तो इसकी खासियत भी एक दो नहीं बल्कि बहुत सारी इसकी अपने आप में खासियत है इस एक्सप्रेसवे की, क्योंकि ये जो दूरी है वो दूरी को तो ये कम कर ही रहा है, लेकिन इसके साथ ही इसकी कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो वो है 63 किलोमीटर। और इसको तैयार करने में इसकी जो निर्माण की लागत है उसकी अगर हम बात करते हैं तो 4200 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है कुल। वर्तमान में अभी 6 लेन है और ग्रीनफील्ड हिस्से की अगर हम बात करें तो 45 किलोमीटर का जो लगभग एरिया है वो ग्रीनफील्ड में आता है। एलिवेटेड हिस्सा है 17.5 यानी कि 17.5 किलोमीटर का, और अधिकतम स्पीड कार की रखी गई है वो है 120 किलोमीटर प्रति घंटे। अधिकतम स्पीड ट्रक की अगर रखी गई है तो वो है 100 किलोमीटर, और लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम यहां पर लगाया गया है। तो सीधे तौर पर लखनऊ और कानपुर को ये एक साथ जोड़ेगा। जो सफर है वो 35 से 45 मिनट का तो होगा ही, समय की भी बचत होगी, पैसे की भी बचत होगी, ईंधन की बचत होगी, और खास तौर पर सिर्फ एक ये दो शहरों को जोड़ने का काम नहीं कर रहा बल्कि इसके साथ ही और जो बाकी शहर है आसपास के उन्हें भी जोड़ा जाएगा। किस तरीके से विकास को रफ्तार मिल रही है एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। समय और ईंधन दोनों की बचत हो रही है इस एक्सप्रेसवे से। औद्योगिक आर्थिक विकास को बढ़ोतरी और साथ ही निवेश रोजगार के भी नए अवसर उत्तर प्रदेश के अंदर रोज आ रहे हैं। लॉजिस्टिक्स हब, वेयर हाउसिंग को बढ़ावा मिलेगा, और खासतौर पर माल ढुलाई के लिए कहीं ना कहीं इस एक्सप्रेसवे को अब गेम चेंजर के तौर पर माना जा रहा है, क्योंकि हम कहते हैं कानपुर को कि वो औद्योगिक क्षेत्र है। अब ऐसे में जब वो लखनऊ से सीधा जुड़ जाएगा, समय कम लगेगा, पैसा बचेगा, तो सीधे तौर पर निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अब से कुछ ही देर में हमारे साथ वो जुड़ेंगे, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा एक्सप्रेसवे का जाल इस समय बिछ चुका है, जिसमें हम बात चाहें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की करें, गंगा एक्सप्रेसवे की करें, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की करें, और ये तो वो है जो बनकर तैयार हो चुके हैं, लेकिन इसके अलावा अभी कई सारे और एक्सप्रेसवे हैं जो अभी बन रहे हैं, और बहुत जल्द आने वाले 3 से 4 सालों में और भी कई सारे एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को मिलने जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं ईंधन की भी बचत होगी, आपके समय की भी बचत होगी, आपके पैसे की बचत होगी, और जो आपका सफर है वो बेहद ही आसान होगा, आरामदायक होगा, और कम समय में आपको अपने डेस्टिनेशन जो होगा आप वहां पर अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। खास तौर पर निवेश से अगर हम देखें तो निवेश को इसके जरिए बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बेहद ही कम समय में हम अपने गंतव्य क्षेत्र पर पहुंच जाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। विकास, आज एक और नया एक्सप्रेसवे जो है वो इस उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक्सप्रेसवे है बाकी उनकी फेहरिस्त में ये भी शामिल हो जाएगा। लखनऊ और कानपुर को एक साथ ही जोड़ेगा, और सिर्फ विकास की अगर हम बात करें तो सिर्फ लखनऊ और कानपुर का नहीं बल्कि इसके आसपास के जो और क्षेत्र है, फिर चाहे वो बात प्रयागराज की हो या अयोध्या की हो, बाराबंकी की हो, उनको भी कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी मिलती हुई इसके जरिए नजर आएगी। विकास बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा ये फायदेमंद होगा, और खास तौर से अगर बात करें राजधानी लखनऊ और जो औद्योगिक नगरी कानपुर, इसके बीच आने जाने में जो हाईवे बना हुआ था उस पे इतना ज्यादा रस रहता था और इतनी ज्यादा संख्या वाहनों की रहती थी कि तकरीबन 3 घंटे लग जाते थे आने में, और कभी कभी रात का समय तो ऐसा होता था जब 4 घंटे भी लग जाते थे, इतनी ज्यादा वाहनों की संख्या हो जाती थी। लेकिन अब यह दूरी बिल्कुल 35 से 40 मिनट में पूरी होगी। हम इस समय कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे पे ही मौजूद हैं। आज इसका लोकार्पण किया जाएगा। इसके उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। ये सफर बेहद ही आरामदायक हो जाएगा। कल से यह पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा, और कहीं न कहीं औद्योगिक नगरी कानपुर और लखनऊ वासियों के साथ साथ जो अन्य जनपद है, अयोध्या से आने वाले लोग हैं, सीतापुर से आने वाले लोग हैं, तो उन लोगों को भी ये बेहद ही आरामदायक होगा। और सबसे बड़ी बात है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जो लखनऊ नोड है उसके लिए ये बेहद ही फायदेमंद साबित होगा। साथ साथ अगर बात करें इसमें इसकी खासियत की तो बेहद ही खास है, ये बैरियर लेस बनाया गया है। पहली बार इसमें
टोल कटाने के लिए आपको रुकना नहीं पड़ेगा। इसके जो एआई बेस सेंसर कैमरे लगे हुए हैं वो आपके चलते वाहन से ही टोल काट लेंगे। तो सबसे बड़ी बात है, एक भी सेकंड के लिए आपको कहीं रुकना नहीं है। इस पे 120 किलोमीटर की रफ्तार है। 63 किलोमीटर के इस एक्सप्रेस वे पर आप आरामदायक सफर का आनंद ले सकते हैं और जो घंटों की दूरियां थी वो मिनटों में पूरी होंगी। तो बेहद ही खास है। और सबसे ज्यादा आवागमन आपको बता दें कि लखनऊ और कानपुर के बीच दैनिक यात्रियों की बहुत बड़ी संख्या है, जो एक जगह से दूसरे जगह आते हैं। रोजगार से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित, नौकरी से संबंधित लोग आने वालों की एक बहुत बड़ी संख्या होती है। तो आम लोगों को, दैनिक यात्रियों को बड़ी सुविधा होगी और साथ साथ जो उद्योग के लिए एक बड़ा लाभ होने वाला है, व्यापारियों को बड़ा लाभ होने वाला है। सबसे ज्यादा जो व्यापार होता है लखनऊ और कानपुर के बीच में होता है। और इंडस्ट्रीज की बात करें तो जो इसके बीच में नए उद्योग धंधे भी लगेंगे, नई इंडस्ट्रीज भी लगेंगी। कुछ लग चुकी हैं, उनको तो बेहद ही खास लाभ मिलेगा, लेकिन आने वाला समय बहुत बेहतर हो जाएगा। और ये बहुत समय से इस चीज की प्रतीक्षा थी, मांग थी, क्योंकि जब ये 4 लेन बनाया गया था दशकों पहले, तब उसके बाद इतना ज्यादा आवागमन उस रोड पे होता था, इतनी ज्यादा उसमें ट्रक्स चलते थे, लोडर्स चलते थे कि आने जाने में बहुत ज्यादा समय लग जाता था। लेकिन इसके बन जाने से लोगों को लंबे समय से इंतजार था कि कब कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे खुलेगा और हमारा सफर आसान हो जाएगा। क्योंकि तमाम सारे डेली के कार्य हो, रिश्ते हो, व्यापार हो, हम इन सभी चीजों को एक बहुत बड़ा लाभ आज से मिलने जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। और अब बात साल 2020 में हुए दिल्ली दंगे से जुड़े मामले की, जब आईबी अफसर अंकित शर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और शव खजूरी खास नाले में मिला था। अंकित शर्मा की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें शरीर पर चाकू से कई निशान मिले थे, उनके पेट और सीने में चाकू मारा गया था। और इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 11 पर हत्या, दंगे और आपराधिक साजिश का मुकदमा दर्ज किया गया था। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इस पूरे मामले में अभी तक 3 बार फैसला टल चुका है। आखिरी बार अगर हम देखें तो 7 जुलाई को इस पूरे मामले में फैसला सुनाया जाना था, लेकिन उसके बाद में अब आज ये फैसला सुनाया जाएगा। ऐसे में देखना यह होगा कि करकरडुमा कोर्ट आज क्या फैसला सुनाता है इस पूरे मामले में। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं अंकित शर्मा हत्याकांड फैसला आज। तो इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो आज ये महत्वपूर्ण बड़ा फैसला आना है। करकरडुमा कोर्ट जो है वो आज इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ अपना फैसला सुनाएगी और अदालत आज जब ये फैसला सुनाएगी तो इस दौरान देखना होगा कि क्या फैसला सुनाया जाता है, क्योंकि इससे पहले 3 बार जो फैसला है वो टल चुका है। आखिरी बार 7 जुलाई को सुनवाई हो रही थी और तब ये फैसला सुनाना था, लेकिन उस दौरान भी टाल दिया गया। दिल्ली दंगों के दौरान ये हत्या हुई थी। आईबी अधिकारी अंकित शर्मा जिनकी हत्या कर दी गई थी और उनका जो शव है उसे खजूरी खास नाले में वो मिला था, जिसका जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें यह सामने आया कि चाकू से कई बार वार उनके शरीर पर, उनके पेट पर किया गया। आम आदमी पार्टी के तत्कालीन पार्षद को सिर्फ साफ तौर पर अगर हम देखें तो आरोपी के तौर पर उनका नाम है ताहिर हुसैन समेत 11 आरोपी हैं और परिवार ने फांसी की मांग की है। हालांकि ऐसे में देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया जाता है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पे अगर हम नजर डालें तो 25 फरवरी 2020 को जब दिल्ली में हिंसा भड़की थी, उत्तर पूर्वी दिल्ली में ये हिंसक घटना एक के बाद एक सामने आई, जिसके बाद आईबी अधिकारी अंकित शर्मा अपने घर वापस नहीं लौटे। 26 फरवरी को खजूरी खास नाले से उनका शव बरामद किया जाता है। धारदार हथियारों के घाव मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब हुई तो उसमें ये पता लगा कि उनके शरीर पर कई धारदार हथियारों से वार किया गया। पुलिस का यह भी कहना है कि भीड़ ने हत्या करके शव को नाले में फेंक दिया। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई, जिसके बाद में कई आरोपियों के नाम सामने आए और 11 आरोपियों के खिलाफ यह पूरी चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें खास तौर पर हत्या, दंगे और आपराधिक साजिश में यह आरोप पत्र पुलिस की तरफ से दायर किया गया। आम आदमी पार्टी के तत्कालीन पार्षद ताहिर हुसैन का भी नाम इसमें प्रमुख तौर पर शामिल है और ताहिर पर दरअसल इस भीड़ को उकसाने का भी आरोप लगाया हुआ है इस पूरे मामले में। हालांकि आज क्या फैसला करकरडुमा कोर्ट की तरफ से सुनाया जाता है, इस पर हर किसी की नजर बनी हुई है। हालांकि इस पूरे मामले की पूरी डिटेल की अगर हम बात करें तो किस तरीके से पूरा घटनाक्रम उस वक्त हुआ था, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं।
25 फरवरी 2020 जब आईबी अधिकारी अंकित शर्मा जो दिल्ली में दंगे हुए, उस दौरान इसी बीच में वो लापता हो गए, जिसके बाद में अगला दिन यानी 26 फरवरी और 26 फरवरी 2020 को खजूरी खास के पास जो नाला है वहां से अंकित का शव बरामद किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ हुआ कि धारदार हथियारों के घाव अंकित शर्मा के शरीर पर हैं और जिसकी वजह से उनकी हत्या की गई। और साथ ही 3 जून 2020 को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले को लेकर के अपनी जो चार्जशीट है वो दाखिल की। इसमें 11 नाम जो है प्रमुख तौर पर शामिल है, जिसमें खास तौर पर अगर हम देखें तो ताहिर हुसैन और साथ ही 11 लोगों का नाम इसमें शामिल किया गया। 24 मार्च 2023 को कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोप जो है वो तय कर दिए इस पूरे मामले में। ताहिर हुसैन और अन्य 10 के खिलाफ ये आरोप तय किए गए कोर्ट की तरफ से और 4 जून 2026 को कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाने की तिथि तय कर दी। निर्णय सुरक्षित रखते हुए 11 जून तक इसको टाल दिया गया, जिसके बाद 11 जून 2026 को अदालत ने इस फैसले की तारीख एक बार फिर से बढ़ा दी और 7 जुलाई कर दी। लेकिन जब आखिरी सुनवाई 7 जुलाई को जब ये पूरा मामला सामने आया तो उस दौरान 7 जुलाई 2026 को ये पूरा फैसला जो है एक बार फिर से टाल दिया गया और अगली तारीख दी गई 13 जुलाई, जो कि आज है। अब आज हर किसी को इंतजार है कि इस पूरे मामले में क्या कुछ फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया जाता है। अब अदालत जो है वो आज इस पूरे हत्याकांड पर अपना अंतिम फैसला सुनाएगी, जिस पर हर किसी की नजर है, क्योंकि अंकित की जो फैमिली है वो लगातार फांसी की मांग कर रही है। लेकिन आखिर जो आरोपी हैं जिन पर आरोप तय हुए हैं, कौन है ये 11 आरोपी, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। सबसे पहला और प्रमुख तौर पर नाम है जो आम आदमी पार्टी के उस समय के पार्षद थे, उनका नाम है ताहिर हुसैन प्रमुख तौर पर। लेकिन इसके साथ ही और जो बाकियों के नाम अगर हम देखें तो उसमें हसीन उर्फ मुल्ला जी का नाम शामिल है, इसमें नाजिम का नाम शामिल है, कासिम है और समीर खान है, अनस है, इस तरह के कई सारे नाम इसमें लिस्ट में शामिल हैं। तो सीधे तौर पर समीर आरोपी नंबर 5 जो है उसमें समीर खान का नाम इसमें शामिल है। हालांकि फैसला क्या आता है इस पर हर किसी की नजर बनी हुई है। आरोपी नंबर 6 की अगर हम बात करें तो आरोपी नंबर 6 का नाम है अनस, जिसको इसमें शामिल किया गया। आरोपी नंबर 7 फिरोज का भी नाम इसमें शामिल है। आरोपी नंबर 8 की अगर हम बात करें तो वो है जावेद। तो कुल ये 11 आरोपी हैं और 11 आरोपी में कौन कौन से नाम है वो हम आपको बता रहे हैं। आरोपी नंबर 9 गुलफाम नाम का आरोपी भी इसमें शामिल है, जिन पर आरोप अभी तक तय किए जा चुके हैं और अब सिर्फ फैसले का इंतजार है। आरोपी नंबर 10 शोएब आलम और इसके साथ ही आरोपी नंबर 11 मुंतजिम। तो ये वो 11 आरोपी जिन पर आज कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवांशु मल्होत्रा इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। दिवांशु, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो फैसला टल चुका है। 7 तारीख को भी ये फैसला सुनाया जाना था, लेकिन वो फैसला टल गया, जिसके बाद में आज की तारीख जो है वो मुकर्रर की गई थी। अब आज हर किसी को इंतजार कि आखिर इस पूरे हत्याकांड में क्या कुछ फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया जाता है। हालांकि परिवार की अगर हम बात करें तो परिवार लगातार फांसी की मांग कर रहा है। देखिए बिल्कुल कृतिका, फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो मौत का तांडव हुआ था उसमें 53 लोगों की मौत हुई थी और इन 53 लोगों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार थे आईबी अधिकारी अंकित शर्मा। 26 वर्षीय आईबी अधिकारी अंकित शर्मा जो हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट पद पर तैनात थे और 25 फरवरी को अपने घर से निकले थे, लेकिन उसके बाद लापता हो गए। उसके अगले दिन उनकी बॉडी मिलती है भजनपुरा के पास जो चांदबाग पड़ता है उसके नाले में, जिसके बाद पुलिस जो है लगातार इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और अब तक हम कह सकते हैं कि 11 आरोपियों के खिलाफ जो है ये मुकदमा कड़कड़डूमा अदालत में चल रहा है। आज काफी महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज कोर्ट इस पूरे मामले में फैसला सुना सकता है। आपको बताना चाहूंगा कि दोपहर बाद इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू होगी और आज उम्मीद की जा रही है कि इस पूरे मामले में जो है कड़कड़डूमा कोर्ट के जो एडिशनल सेशन जज हैं वो फैसला सुना सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले की बात करें तो एक लंबी चार्जशीट पुलिस ने जो है कोर्ट में दर्ज की है, जिसमें ताहिर हुसैन और इसके अलावा जो बाकी 10 आरोपी हैं उनके खिलाफ चार्ज जो हैं वो 2023 में जो है वो फ्रेम किए गए थे और उसके बाद से ही लगातार ये पूरे मामला चल रहा था। लेकिन देखना यही होगा कि दोपहर बाद जब ये सुनवाई शुरू होती है तो कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है। जी चलिए, आप लगातार कोर्ट के जो फैसला है उस पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दिवांशु, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी बीच न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे अंतरराष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण खबर। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो?
12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा। मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर की आज की। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष 2026 की शुरुआत में तेज हुआ जब अमेरिका इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और सैन्य ठिकानों पर हमले शुरू किए थे। जवाब में ईरान की तरफ से भी मिसाइलें दागी गईं। जून में एक अस्थायी सीज फायर हुआ, लेकिन अब जुलाई में ये हमले एक बार फिर से बढ़ गए हैं। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा तनाव अब एक बड़े संघर्ष का रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, हाल ही के दिनों में अगर हम देखें तो दोनों ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं, जिसमें ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को अपना निशाना बनाया, जबकि अमेरिका ने ईरान के अंदर सैन्य और अन्य सुविधाओं पर सीधा हमला करके तबाही मचाई है। एक और ये हमले जारी हैं, दूसरी ओर तेहरान ने हॉर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर गोलीबारी की, तो वहीं कच्चे तेल की कीमत एक बार फिर बढ़ गई। सबसे पहले आपको सीधा तस्वीरें दिखाते हैं कि ईरान की ये तस्वीरें, अलग अलग जगह से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर किस तरीके से ईरान पर ये ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं क्या बंदर अब्बास की, उसका सिरीक, किश्म, खुजिस्तान, जास्क, ये वो शहर जहां पर ये हमले किए गए। इसके साथ ही बू शहर है, खोंदाब है, बंदर मशहर है और बेहबहान है, अंदिमिश्क है, देशफुल, अहबाज, अबादान, खुर्रम शहर और केशम द्वीप, ये तमाम वो जगह जहां पर ये हमले किए गए हैं, जिसके बाद में ईरान कहीं ना कहीं दहल उठा। हालांकि ईरान उनमें से नहीं है जो शांत हो जाए। जब ईरान के ऊपर ये हमले हुए तो ईरान ने भी पलटवार किया, और ईरान ने पलटवार करते हुए कतर, कुवैत, बहरीन और जॉर्डन पर ये हमले किए हैं, और जिसकी ये अलग अलग तस्वीरें भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। और ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यूएस और ईरान जो है वो एक बार फिर से आमने सामने आ चुके हैं। हालांकि इससे पहले जून की अगर हम बात करें तो जून में दोनों के बीच में सीज फायर भी हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी अब टूट चुका है, और एक बार जो हमले हैं वो एक बार फिर से तेज होते हुए समय नजर आ रहे हैं। और ये जो हमले तेज हुए, इसका सीधा असर पड़ रहा है बाकी अन्य देशों पर भी, क्योंकि तेल के दाम जो है वो, कच्चे तेल के दाम एक बार फिर से बढ़ चुके हैं। लेकिन ईरान पर जब हमले हुए तो ईरान ने भी साफ तौर पर पलटवार किया है। अब इन सब के बीच में अमेरिका की तरफ से अलग अलग दावे भी इस समय किए जा रहे हैं। दरअसल अमेरिका की तरफ से ये दावा किया गया है कि ईरान जो है वो इस समय बैकफुट पर है। 140 सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी गई है। ईरान का जो है वो हॉर्मुज पर कोई कंट्रोल नहीं है, ये बात यूएस की तरफ से ये दावा किया गया है। लेकिन इसके साथ ही इसको लेकर के ईरान ने भी अपना जवाब दे दिया है, और कहा है कि ईरान ने जो मिसाइलें हैं वो दागी हैं। खाड़ी में यूएस ठिकानों पर सीधा निशाना बनाया गया, और ये हमले जारी रहने पर हॉर्मुज जो है वो बंद रहेगा। साफ तौर पर ईरान ने ये दावा कर दिया है। तो अपने अपने दावे इस समय, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई ये दिखा रही हैं कि किस तरीके से यूएस और ईरान इस समय आमने सामने आ चुके हैं। और एक बार फिर से अगर ये कहें कि जो कच्चा तेल है वो एक बार फिर से महंगा हो चुका है। ब्रेंट क्रूड की अगर हम बात करें तो 3% तेजी देखी गई, जहां WTI क्रूड में भी 3% की बढ़त। ब्रेंट क्रूड जो है $2.34 बढ़ गया है इस समय, और ब्रेंट फ्यूचर्स की अगर हम बात करें तो वो भी इस समय बढ़ गया है। तो अलग अलग दावे भी इस समय किए जा रहे हैं। ईरान जवाब दे रहा है लगातार, और यूएस की तरफ से भी दावा इस समय किए जा रहे हैं। तो यूएस की तरफ से दावा किया गया है कि ईरान जो है वो इस समय बैकफुट पर है, लेकिन वहीं ईरान का जवाब है कि खाड़ी में यूएस ठिकानों पर हमले किए गए हैं। तो ये अलग अलग दावे इस समय किए जा रहे हैं, और इस दौरान जो हमले किए गए उसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। हमारे साथ हमारे सहयोगी CS जोशी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। CS जोशी, एक बार फिर से जो हमले हैं, या यूं कहें कि जो संघर्ष है वो इस समय तेज होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका असर बाकी अन्य देशों पर भी पड़ रहा है, और जो कच्चा तेल है उसके दाम भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। CS जोशी। बिल्कुल, स्थिति काफी खराब हो गई है, और ये पूरा जो इस वक्त पे हालात वहां पर बने हुए हैं, ये हॉर्मुज के कारण ये हालात बने हुए हैं। दरअसल हो ये रहा है कि हॉर्मुज में जो वाणिज्यिक जहाज
ईरान के कहे हुए रास्ते पर नहीं चल रहे उन वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान हमला कर रहा है और बदले की कार्रवाई करते हुए अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर रहा है और उसके बाद ईरान खाड़ी के अन्य देशों में हमला कर रहा है। तो पिछले 2 दिन से लगातार यही हो रहा है और हमने देखा कि किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं। दरअसल हॉर्मुज को लेकर के जो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोनों पक्षों के बीच में हुई है, उसको लेकर के कहीं न कहीं दिक्कत आ रही है, क्योंकि ईरान का ये मानना है कि एमओयू के अंदर में ये साफ कहा गया है कि हॉर्मुज के अंदर से जो आवाजाही होगी वाणिज्यिक जहाजों की, वो ईरान उसको रेगुलेट करेगा। जबकि अमेरिका का ये कहना है कि जब अमेरिका ने वहां पर इकोनॉमिक ब्लॉकेड हटा दिया तो उसके बाद ईरान की ओर से कहा गया था कि हॉर्मुज से पूरे खुली तरह से स्वतंत्र तरह से वहां से जहाजों की आवाजाही होगी, कोई रोक टोक नहीं होगी। तो ये मुख्य यहाँ पर कारण है, क्योंकि ईरान बिल्कुल भी नहीं चाह रहा कि हॉर्मुज जो उसका सबसे बड़ा हथियार है उसके ऊपर से उसका नियंत्रण हटे। पिछले दिनों में हमने देखा कि जो हॉर्मुज का तट ओमान की साइड में लगता है, ओमान जी। के साइड से कई सारे जहाज वहां से निकले। तो ईरान को ये नागवार गुजर रहा है और यही कारण है कि इस तरह के हालात बने हुए हैं और इसका फर्क पूरी दुनिया पे पड़ रहा है। एक तरफ जहां तेल के दाम बढ़ रहे हैं, वहीं भारत जैसे देशों के लिए काफी चिंता का विषय है, क्योंकि चाहे भारत के वाणिज्यिक जहाज ना हो, अन्य देशों के भी वाणिज्यिक जहाज हो जिन पर हमले हो रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में तमाम जो देशों के वाणिज्यिक जहाज हैं उनमें भारतीय नाविक बड़ी संख्या में काम करते हैं। और परसों जी। शाम में जो हमला हुआ है एमवी गैलेक्सी में, उसमें 11 भारतीय नाविक सवार थे, 10 को बचा लिया गया, एक अभी भी लापता है। तो ये काफी भारत के लिए चिंता का विषय है और भारत की ओर से निंदा भी की गई है। भारत की ओर से जो वहां पर वाणिज्यिक जहाजों पर हमले हो रहे हैं उसकी निंदा की गई है। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो वहां पर हमले हो रहे हैं उसकी निंदा की गई है। तो हालात काफी खराब बने हुए हैं, लेकिन इस सब के पीछे, पर्दे के पीछे कूटनीति भी चल रही है। कहीं न कहीं मामले को सुलझाने की कोशिश चल रही है। ईरान, ओमान और कतर आपस में बातचीत कर रहे हैं। वहीं जी। जो मध्यस्थ देश है वो दोनों पक्षों को एक टेबल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखना होगा कि क्या कुछ इसका हल निकलता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए CS जोशी, आप लगातार अपडेट्स इस खबर पर हम तक पहुंचाते रहिएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो संघर्ष है वो इस समय और ज्यादा तेज होता हुआ लगातार नजर आ रहा है। एक दूसरे पर हमले लगातार किए जा रहे हैं यूएस और अमेरिका की तरफ से। हालांकि जून की अगर हम बात करें तो जून में सीजफायर हुआ था, लेकिन उसके बाद में अब जुलाई में एक बार फिर से ये जो हमले हैं वो तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। न्यूज पंच के प्रायोजक थे देगी मिर्च का तड़का।